Namaskar friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. And in this session we are going to discuss about MCQ number 4 related to Indian economy. जी हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम MCQ के माध्यम से समझ रहे हैं. हम यहाँ पर न सिर्फ MCQ को सॉल्व करते हैं बट वी कंसंट्रेट अपॉन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. सो एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो उससे मिलते जुलते जितने भी MCQ आते हैं उनको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है. सो आइए शुरू करते हैं. दिस इज द ऑलमोस्ट फॉर्मेट ऑफ UPSC एग्जाम. UPSC एग्जाम गिव्स सम assertion and reason and then options. We have to choose any of the options. So what is the assertion? Government made use of tariffs and quotas to protect goods produced in India from imports. सही लग रहा. Restrictions on imports of general goods was necessary as the planners wanted to encourage import of luxury goods. Encourage as the planners, यहाँ तक तो सही लग रहा है. Restrictions on imports of general goods was necessary, ये सही लग रहा है. But as the planner wanted to encourage import of luxury goods, ये थोड़ा लॉजिकल नहीं लग रहा है. तो इसमें क्या है? ऑप्शन ये है कि both assertion and reasons are true and reason is the correct explanation. Both assertion and reasons are true, reason is not correct explanation. Assertion is true but reason is false, assertion is false but reason is true, and the correct answer is assertion is true but reason is false. ये सत्य है कि गवर्नमेंट मेड यूज ऑफ टैरिफ्स एंड कोटास टू प्रोटेक्ट गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम इंपोर्ट, और उसका जो रीजन दिया गया है, रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ जनरल गुड वाज नेसेसरी. यहाँ तक तो समझ में आता है बट जो इसके बाद जो इसमें रीजन जो ऐड किया गया है, द प्लानर्स वांटेड टू इनकरेज इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, ये इसका सही कारण नहीं लग रहा है. इसलिए assertion इज गुड बट रीजन इज फॉल्स. आइए जान लेते हैं टैरिफ्स एंड कोटास. टैरिफ्स एंड कोटास के बारे में जान लेते हैं. टैरिफ मतलब क्या होता है? टैक्सेज होते हैं. कोटा मतलब क्या होता है? लाइसेंस होता है, परमिशन होता है. तो टैरिफ्स एंड कोटास आर टू कॉमन फॉर्म्स ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस. सो ये जो टैरिफ एंड कोटा है, ये दो तरह के अलग अलग फॉर्म हैं ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए. ट्रेड का मतलब जब हम आइटम को दूसरे कंट्री को बेचेंगे तो उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे. जब आइटम को दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में परचेज करेंगे, मंगाएंगे, तो उसको इंपोर्ट कहते हैं. और ये दोनों ट्रेड में आते हैं. सो ये टैरिफ एंड कोटाज आर टू कॉमन फॉर्म्स ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस दैट गवर्नमेंट इम्पोजेस टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स. अगर हम खुला इंपोर्ट को छोड़ दें, जैसे आज के डेट में लिबरलाइजेशन है, तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तीनों हो गया. तो इन तीनों में आज के डेट में अगर छोटी मोटी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो तो गायब ही हो जाते हैं. जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय जो दो डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी. तो इसलिए उस समय टैरिफ राज था, उस समय कोटा राज था. किसको परमिशन देना है, किसको नहीं देना है, किस गुड्स के प्रोडक्शन यहाँ पर करना है, किस गुड को इंपोर्ट करना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती थी. फॉर व्हाट पर्पस? टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स. टैरिफ्स आर टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स. सो टैरिफ क्या होते हैं? इंपोर्ट पर जो टैक्स लगते हैं उसको टैरिफ कहते हैं. कोटाज आर क्वांटिटी लिमिट्स ऑन हाउ मेनी इंपोर्ट्स कैन एंटर द कंट्री. सो कोटा में क्या होता है? फिक्स कर देंगे कि साल में 10 कार आ सकती है इंपोर्ट, उससे ज़्यादा नहीं, नॉट परमिटेड. सो उससे क्या हो जाएगा? हमारा इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहेगा. तो ये टैरिफ एंड कोटा जो है, दीज वेयर द मेन टूल्स टू प्रोटेक्ट गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम इंपोर्ट्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन, लैंड रिफॉर्म्स वेयर सक्सेसफुल इन उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। ये असर्शन है। रीजन, गवर्नमेंट ऑफ दीज स्टेट्स वेयर कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। सो लैंड रिफॉर्म्स वेयर सक्सेसफुल इन उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है, ये चारों ऑप्शन है और इसमें से जो करेक्ट है, assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सो लैंड रिफॉर्म्स वेयर सक्सेसफुल इन यूपी एंड हरियाणा इज रॉन्ग स्टेटमेंट, बट गवर्नमेंट ऑफ दीज स्टेट्स वेयर कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ये सही है, ये रीजन सही है, बस असर्शन गलत है। आइए देख लेते हैं। लैंड रिफॉर्म्स वेयर लार्जली सक्सेसफुल इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरला। यहाँ पर हमने क्या दिया लैंड रिफॉर्म्स में, यूपी एंड हरियाणा। सो लैंड रिफॉर्म्स वेयर लार्जली सक्सेसफुल इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरला बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल विल ऑफ द लेफ्ट विंग गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट देम इफिशियंटली। सो यहाँ पर लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट होती थी वेस्ट बंगाल में, केरला में अभी भी है, तो ये इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, इसलिए लैंड रिफॉर्म्स वेयर लार्जली सक्सेसफुल इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से असर्शन है, सब्सिडी इज इम्पोर्टेंट फॉर इनेबलिंग एडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, सब्सिडी लीड्स टू वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेस, ये भी ठीक लग रहा है, वो भी ठीक लग रहा है, सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, अर्थात असर्शन भी सही है, रीजन का जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, बट असर्शन का रीजन जो होना चाहिए वो ये रीजन नहीं है। सो रीजन इज नॉट करेक्ट बट assertion and reasons are true. Reason is exact reason is not correct. आइए जान लेते हैं। The objective of subsidy is to encourage and improve economic activity. सब्सिडी दी जाती है किस लिए? To encourage and improve economic activity. Through subsidies, the government makes goods and services available to the consumers at reduced prices. इसी को तो सब्सिडी कहते हैं। पेट्रोल में सब्सिडी, राइस में सब्सिडी, व्हीट में सब्सिडी, सब्सिडाइज फूड मिलते हैं। जो फूड 100 रुपये के मिलने चाहिए वो 40 रुपीज़ का कंपनी देती है, तो वो लिखती है सब्सिडाइज्ड फूड। जो राइस 30 रुपीज़ के जी मिलनी चाहिए वो 2 रुपीज़ के जी मिलते हैं, उसको बोलते हैं सब्सिडाइज्ड फूड। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सिडी इज टू इनकरेज एंड इम्प्रूव इकोनॉमिक एक्टिविटीज। थ्रू सब्सिडीज द गवर्नमेंट मेक्स गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एट रिड्यूस्ड प्राइसेस, thereby improving the state of economy. Next question. Assertion, socialist economy achieves quality of income. ये एक स्टेटमेंट है, socialist economy achieves quality income. Reason, to ensure social justice, Indian planner choose socialist economic model for India. So ये दोनों सही लग रहे हैं कि गलत लग रहे हैं? Assertion is false but reason is true. So socialist economic achieves quality of income, ये wrong है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्वालिटी ऑफ इनकम इम्प्रूव नहीं होता है। राइट क्या है? टू इंश्योर सोशल जस्टिस, इंडियन प्लानर चोज सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल फॉर इंडिया। ये सही लगता है। क्यों ये सही लगता है? क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सेम थिंग मेंशन किया हुआ है। आइए देख लेते हैं प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सो यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी की जब चर्चा हुई है और जब हम ये कह रहे हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी अचीव्स क्वालिटी ऑफ इनकम इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आखिर सोशलिस्ट इकोनॉमी में उसके लाभ और हानि क्या है, प्रोस एंड कॉन्स क्या है, इसको जान लेते हैं।
सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या, ये प्रोस है, लाभ है, ये हानि है। रिड्यूस्ड वेल्थ एंड अर्निंग्स इनइक्वलिटी। सो इनइक्वलिटी का मतलब ये होता है कि किसी की इनकम 100 हो और किसी की इनकम 1 हो, 1 रुपया हो, किसी की इनकम 100 रुपीज़ हो, किसी का इनकम 5 रुपीज़ हो, तो ये गैप कुछ ज़्यादा हो जाता है। इस गैप को कम करने का काम सोशलिस्ट इकोनॉमी करती है। कौन्स क्या है, ओवर कंट्रोलिंग गवर्नमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल करती है, जो इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, और इसीलिए बड़े बड़े सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक रसिया एंड चाइना वो भी सोशलिस्ट पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं, वो भी कैपिटलिस्टिक अप्रोच में चल रहे हैं। ग्रेटर राइट्स फॉर वर्कर्स, वर्कर का यहाँ पर बहुत अधिकार होता है, लेकिन समस्या क्या है, मोर ब्यूरोक्रेसी हो जाती है। चूँकि गवर्नमेंट का सब कंट्रोल होता है, इसलिए गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी बढ़ जाती है, पकड़ मजबूत हो जाती है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऐसा देखा गया है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वहाँ पर हेल्थ केयर और एजुकेशन लगभग फ्री होते हैं, सबके लिए बराबर होते हैं। हानि क्या है, लेस कंज्यूमर चॉइस एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि आपको यहीं पे ट्रीटमेंट लेना है और आपको यहीं से पढ़ना है, यही फ्री में मिलेगा। तो वो क्या हो जाता है, कंज्यूमर की चॉइस ही कम हो जाती है, इंडिविजुअल का फ्रीडम ही खत्म हो जाता है। मैं जहाँ मन करे वहाँ पढ़ो, मैं जहाँ चाहे वहाँ पर मैं ट्रीटमेंट लो, ऐसा यहाँ पे नहीं होता दिखता है। अब बेटर रेगुलेटेड इकोनॉमी, चूँकि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इसलिए ये बेटर रेगुलेटेड इकोनॉमी कही जाती है। इसकी हानि क्या है, हायर टैक्सेस एंड मोर गवर्नमेंट वेस्ट। इसमें क्या करते हैं ये लोग, सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो रिच पर्सन होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं, और उससे क्या हो जाता है, उस टैक्स कलेक्शन में बहुत से गवर्नमेंट वेस्टेज होते हैं। कहने का मतलब ये है कि करप्शन के मदर हो जाते हैं। तो सोशलिस्ट कंट्रीज में करप्शन की भरमार देखी गई है, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोलिंग ज़्यादा होती है, ब्यूरोक्रेटिक होती है, ज़्यादा टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट के वेस्टेज ज़्यादा होते हैं। तो ये सब एस्पेक्ट्स हैं करप्शन के। पॉवर्टी एंड होमलेसनेस रिड्यूसेस और इलिमिनेटेड। ऐसा कहा जाता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में गरीबी खत्म हो जाती है, घर सबके पास होता है, ऐसा कंसेप्ट है। प्रोस कॉन्स क्या है इसका, लैक ऑफ इनोवेशन। साहब लैक ऑफ इनोवेशन स्पेशली इन बिजनेस सेक्टर। साहब जब फ्री में घर मिल जाएगा, फ्री में खाना मिल जाएगा, फ्री में ट्रीटमेंट मिल जाएगा, फ्री में स्कूल मिल जाएंगे, फिर कोई कमाई क्यों करेगा? कोई कमाई क्यों करेगा? बहुत से जगह ऐसे हैं जहाँ पर ये फ्रीबी के चक्कर में बहुत अनगिनत लोग पता नहीं कितने प्रकार के ड्रिंक पी करके सोए रहते हैं। तो ये फ्रीबी एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाद इट इज़ डिजास्ट्रस फॉर द इकोनॉमी, डिजास्टर फॉर द नेशन। ये फ्रीबी को आज नहीं तो कल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रीबी हो सकता है कि पॉवर्टी कुछ कम करती हो, लेकिन इनोवेटिव आइडिया ही समाप्त कर देती है। लोगों में कार्य करने की जो भावना होती है, जो मोरलिटी होती है, जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन ही नीचे आ जाता है। हम काम ज़्यादा क्यों करते हैं? ताकि जल्दी से जल्दी हमारा प्रमोशन हो सके, हमारा इनकम लेवल अच्छा हो सके, सोसाइटी में हमारा स्टेटस ऊपर हो सके, लोगों की नज़र में हम बड़े हो सके, हमारा घर बड़ा हो जाए, हमारा सम्मान बड़ा हो जाए, हमारी गाड़ी बड़ी हो जाए। इसलिए ये क्या है, ये मोटिवेशनल फैक्टर है। इस मोटिवेशनल फैक्टर के चलते हम सिंसियरली काम करते हैं, क्योंकि कैरियर प्लानिंग इसमें हमारी सक्सेसफुल नज़र आती है। लेकिन काम करें चाहे ना करें, कैरियर प्रोग्रेशन है ही नहीं, प्रमोशन है ही नहीं, मेरिट का कदर है ही नहीं। 1 घंटा काम करो तब भी 100 रुपया, 10 घंटा काम करो तब भी 100 रुपया, ना काम करो तब भी 100 रुपया। ऐसे में क्या होता है, काम करो तो भी प्रमोशन नहीं, और नहीं काम करो तब भी प्रमोशन नहीं, और चाहे काम करो चाहे मत करो सबको बराबर प्रमोशन, सीनियरिटी बेसिस पे। घोड़ा को भी उसी चाल में घोड़े के पैर में रस्सी बांध दी जाती है कि गधे के स्पीड से चलो।
ये सोशलिस्ट इकोनॉमी की सबसे बड़ी डिमेरिट है। इसमें लैक ऑफ इनोवेशन हो जाता है, स्पेशली इन द बिजनेस सेक्टर, और इसके चलते वो इकोनॉमी क्रैश कर जाती है। वहाँ के लोग बहुत जल्दी, अमीरों को तो गरीब बनाते ही हैं, और कुछ दिन के बाद से अमीर गरीब बन जाते हैं, तो गरीब ऐसे ही मर जाता है। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी इसीलिए दुनिया में धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। बेटर केयर फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज डिसेबल्ड, ओल्ड पीपल। सो कुछ लोग डिसेबल्ड होते हैं, कुछ ओल्ड पीपल होते हैं, उनकी देखभाल की समुचित व्यवस्था करने का सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंसेप्ट है। प्रोविजन है कि नहीं ये कहना मुश्किल है, कंसेप्ट है ये। लोअर इंसेंटिव्स एंड मोटिवेशन, काहे का इंसेंटिव, काहे का मोटिवेशन। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं और दूसरा कोई 10 रुपये कमाता है, तो आप 100 रुपये जो कमाते हैं उसमें से 90 रुपये आपका हम टैक्स ले लेंगे, आप भी 10 पर आ जाइए। मतलब आप दिन रात मेहनत करके 100 रुपया कमाए, उसमें से 90 रुपया गवर्नमेंट लेगी, फाइनली आपको 10 रुपया करना है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला 10 ही रुपया कमाता है, इन दोनों को बराबर जो करना है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये प्लान नहीं किया जाता कि जो 10 रुपया इनकम वाला है इसको किस तरीके से रेज करके 50 तक पहुंचाया जाए। ये प्लान किया जाता है कि 100 रुपये वाली का इनकम वाला जो है उसको काट करके कैसे नीचे लाया जाए। तो वैसी इकोनॉमी कब तक ठहरेगी, कब तक सस्टेन करेगी, बहुत मुश्किल है कहना। ग्रेटर अचीवमेंट थ्रू अ कोऑपरेटिव अप्रोच। अगर कोऑपरेटिव अप्रोच हो तो कुछ दिन के लिए तो ग्रेटर अचीवमेंट मिलते हुए लगता है। इकोनॉमिक स्टेग्नेशन एंड अदर प्रॉब्लम होना ही है। जहाँ पे मेरिट की कदर नहीं होगी, जहाँ गधे घोड़े दोनों को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, जहाँ पे आपके डेडिकेशन का, आपके सिंसियरिटी का कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ पे गधे और घोड़े दोनों समान ट्रीट किए जाते हैं, वहाँ पर तो इकोनॉमिक स्टेग्नेशन ही होगा, और वहाँ पर तो क्राइसिस ही होगी, डिप्रेशन ही होगा। इक्वल राइट्स फॉर एथनिक माइनॉरिटीज, वीमेन, और ये LGBT है, तो ये इनकी इक्वल राइट होती है यहाँ पे। ठीक है साहब। मोर लेबर डिस्प्यूट्स एंड लेस डायनेमिक लेबर मार्केट। ऐसा देखा गया है कि ये जो सोशलिस्ट पैटर्न वाले लोग हैं, ये कहीं भी 50-60 लेबर इकट्ठा हो जाते हैं, कंपनी के सामने धरना देंगे, कंपनी को बंद करवाएंगे, उनसे अपनी मनमानी मांग पूरी करवाने की जीत पर अड़े रहेंगे। फाइनली वो कंपनी वाला कहीं दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर जाता है। लो, न रहेगी कंपनी, न मनमानी आपकी चलेगी। तो इसलिए यहाँ पर लेबर डिस्प्यूट बढ़ते रहते हैं। ठीक है। तो ये जो रहा, ये कंसेप्चुअल व्यू है सोशलिस्ट पैटर्न का, सोशलिस्ट इकोनॉमी का। इसमें हमारा कोई अपना व्यू नहीं है, ये क्रिटिकल एनालिसिस है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। इससे पहले वाले क्लास में हम कैपिटलिस्ट के बारे में भी पढ़ चुके हैं और मिक्स्ड के भी बारे में पढ़ चुके हैं। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ये मिक्स्ड टाइप की इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। सो इसमें कौन सा करेक्ट है वो देखना है। कंप्रिहेंसिव प्लान, ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ। मिक्स्ड इकोनॉमी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये तो गलत हो जाएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी भी होती है, ये रॉन्ग। गोल ऑफ प्लानिंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। पर्सपेक्टिव प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। कंप्रिहेंसिव प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो हो ही नहीं सकता। पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो होती है शॉर्ट टर्म नहीं होती है, लॉन्ग टर्म होती है। पर्सपेक्टिव प्लानिंग लॉन्ग टर्म होती है। गोल ऑफ प्लानिंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कहना मुश्किल है। मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तो गलत है। पूछ क्या रहे हैं, चूज द करेक्ट पेयर। सो करेक्ट पेयर इसका जो है वो C3 होगा। गोल ऑफ प्लानिंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सही है। हाँ, कंप्रिहेंसिव प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता, पर्सपेक्टिव प्लान में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लान नहीं होते, मिक्स्ड इकोनॉमी से में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। इसलिए गोल ऑफ प्लानिंग में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज द करेक्ट आंसर। आइए जान लेते हैं कंप्रिहेंसिव प्लानिंग। इसमें हमने क्या क्या देखा, कंप्रिहेंसिव प्लान एंड पर्सपेक्टिव प्लान।
So comprehensive plan, often called master plan, general plan or community plan, is a long range planning. क्या है ये? लॉन्ग रेंज प्लानिंग है. डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्रेसेस अ कम्युनिटीज overarching vision, goals, objectives, policies and strategies for future growth, development and preservation of the community, प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटी एसेट्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. तो ये कंप्रिहेंसिव प्लान क्या होता है? इसको मास्टर प्लान के नाम से भी जानते हैं, जनरल प्लान के नाम से भी जानते हैं, कम्युनिटी प्लान के नाम से भी जानते हैं. ये एक लॉन्ग रेंज प्लानिंग डॉक्यूमेंट होता है जो कम्युनिटी का, कंट्री का विजन बताता है, गोल बताता है, ऑब्जेक्टिव बताता है, स्ट्रेटजी बताता है, फ्यूचर ग्रोथ के बारे में. तो ये कंप्रिहेंसिव प्लान है. अब पर्सपेक्टिव प्लानिंग. सो पर्सपेक्टिव प्लानिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म प्लानिंग. यहाँ पर देखिए गलती क्या किए थे, यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्लानिंग लिखा है पर्सपेक्टिव का, सो ये गलत था. So perspective planning refers to the long-term planning where targets are fixed for a long period, say 15 to 25 years. But it does not employ one plan for the complete period. In a true sense, broader objectives are to be achieved in a fixed period by dividing the perspective plan into short-run plans of 4 to 6 years. So perspective plan जो बनता है वो लगभग 15 से 25 साल का बनता है. लॉन्ग टाइम प्लानिंग होती है, लॉन्ग पीरियड प्लानिंग होती है 15 से लेकर 25 वर्ष के लिए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 15 से 25 की एक पैटर्न की प्लानिंग हो गई. उस 15 से 25 साल में उसको ब्रेकआउट करते हैं. 4 से 6 साल में ये करेंगे, इसके अगले 4 से 6 साल में ये करेंगे. ये हमारा फर्स्ट फेज रहेगा, ये हमारा सेकंड फेज रहेगा, ये हमारा थर्ड फेज रहेगा. पहले हम एग्रीकल्चर पर करेंगे, फिर इंडस्ट्रीज पर करेंगे, फिर दोनों पे करेंगे. ये उसके प्लानिंग के पार्ट होते हैं. सो दैट प्लानिंग इज फर्दर डिवाइडेड. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the correct sequence of alternatives given in column 2 by matching them with respective items in column. से यहाँ पर मैच करना है जी. कॉलम 1 और कॉलम 2 में राइट मैचिंग करना है. मार्केटेबल सरप्लस. सो मार्केटेबल सरप्लस ये सही देखें. मार्केटेबल सरप्लस हम पढ़ चुके हैं इससे पहले. मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? सरप्लस ऑफ फार्मर्स एबव हिज फार्म एग्जम्पशन. जो भी उसका फार्म कंजम्पशन, जो उसके कंजम्पशन है, कंजम्पशन से ऊपर जो बचता है उसको सरप्लस ऑफ फार्मर्स करते हैं. सो मार्केटेबल सरप्लस का सरप्लस ऑफ फार्मर्स ये ए का 4 हो जाएगा. इसमें ए का 4, ये तो सभी ए का 4 है, तो वेट करना है. ठीक है. एग्रीकल्चरल सब्सिडी. एग्रीकल्चरल सब्सिडी. अच्छा. इंडस्ट्रियल कंसेशन. अच्छा. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब टैक्स हॉलीडे इसमें मिलेगा क्या? इंडस्ट्रियल कंसेशन टैक्स हॉलीडे. ओके. इंडस्ट्रियल कंसेशन टैक्स हॉलीडे. सो सी का 2 ये सब सही है. सी का 2 हमें यहाँ पर आ रहा है. तो बी का 1 होगा क्या? एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है. सो ये लग रहा है कि सही हो जाएगा. सो करेक्ट क्या है? मार्केटेबल सरप्लस मीन्स सरप्लस ऑफ फार्मर्स. एग्रीकल्चरल सब्सिडी मीन्स वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज. वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज एग्रीकल्चरल सब्सिडी. इंडस्ट्रियल कंसेशन का मतलब क्या होता है? टैक्स हॉलीडे होता है. और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है. ठीक है साहब. तो यहाँ पर हमने कैसे, यहाँ पर जस्ट हमने गेसिंग गेम खेला. थोड़ा बहुत हमें इससे पहले वाले जो क्वेश्चन पेपर ने हमने सॉल्व किया था उसके बेसिस पे हमने देखा कि कौन किससे मैच कर रहा है. अगर 2 भी मैच करता है तो तीसरे मैच करने में कहीं ना कहीं कुछ क्लू मिल जाता है. तो इस तरीके से हमें 2-3 सही रहेंगे तभी आगे क्लू मिलेगा. 2 सही रहेंगे तो आगे क्लू काम करेगा. अगर 3 सही है तब तो चौथा अपने आप ही सही हो जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसे भी यहाँ पर थोड़ा सा अपना माइंड को यूज़ करना है एग्जामिनेशन हॉल में. राइट.
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी मैच करना है। आइए देखते हैं। लॉन्च ऑफ फर्स्ट 5 ईयर। सो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान बता रहे हैं, और जैसा कि हमने डिस्कस किया है 5 ईयर प्लानिंग की, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1951 में हुआ था। सो ए का 4 हो गया। सो 4 4 4, इसमें ये ए के 4 में ए सी डी ये तीनों आ गए। अच्छा, वेट करते हैं, मतलब बी तो खत्म हो गया। ओके। सेटिंग ऑफ अ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, तो बी का 1 हो जाएगा। सो बी का 1, ये सी सही हो गया। देखा आपने, ए का 4 और बी का 1, ये सी सही हो गया। बाकी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में हुआ था, और कार्वे कमेटी 1955 में आया था। फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में। सेटिंग ऑफ अ प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। कार्वे कमेटी 1955। सो करेक्ट आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस वाज लॉन्च्ड इन 1948, known as the Industrial Policy Resolution of 1948. It was declared on 6th April 1948 and presented by Dr. Shyama Prasad Mukherjee, then Industry Minister in the Parliament. So, first industrial policy was declared on 6th April 1948 by Industry Minister Dr. Shyama Prasad Mukherjee. Right? Small Scale Industries Committee was set up in the, अभी हम किसके बारे में जान रहे हैं? ये कार्वे कमेटी के बारे में देख लेते हैं। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हो गया, अब कार्वे कमेटी के बारे में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कमेटी वाज सेट अप इन द ईयर 1955। इट वाज आल्सो कॉल्ड एज कार्वे कमेटी। सो देखिए यहाँ पर एक और एमसीक्यू बन रहा है। कार्वे कमेटी का दूसरा नाम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कमेटी वाज नोन एज कार्वे कमेटी आल्सो। तीसरा इसका एमसीक्यू क्या है? इट वाज सेट अप इन द ईयर 1955। चौथा इसका एमसीक्यू क्या है? इट वाज सेट अप इन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इट वाज नेम्ड आफ्टर दत्तात्रेय गोपाल कार्वे, who was an Indian economist and professor who contributed to the field of economics, public administration and the cooperative movement in India. So दत्तात्रेय गोपाल कार्वे जी के नाम पर ये कार्वे कमेटी स्थापित की गई थी। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ एमसीक्यू के थ्रू कंसेप्ट क्लियर किए। एमसीक्यू के थ्रू, एमसीक्यू इफ वी clear the concept, it is going to remain in our mind for a longer period, longer duration. और हमें क्या है, एग्जाम के समय तक तो याद रखना है। एग्जाम के बाद अगर भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, गूगल अंकल से ढूंढ देंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन तब तक कम से कम याद रखना है। इसलिए हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपको फर्स्ट रीडिंग या सेकंड रीडिंग में ही आपको ये सब समझ में आ जाए, उसके बाद भूलने की नौबत ही ना आए। जब मौका मिले रिवीजन कर लीजिए। आज का नीति श्लोक, वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। बहुत ही खूबसूरत ये नीति श्लोक है। कह रहे हैं वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अर्थात जिसकी वाणी मधुर हो, वाणी रसवती यस्य, जिसकी वाणी मधुर हो, जिनके होठों से मद के प्याले छलक रहे हों जब वो बोल रहे हों, तो उनकी वाणी इतनी मधुर हो, मतलब बोलने में प्रिय बोले, प्रिया हो। प्रिया उसको बोलते हैं जो बोलने में बहुत ही मधुर बोलती हैं। सो वाणी जिसकी मधुर हो, यस्य श्रमवती क्रिया, और जिसका काम जो है परिश्रम से भरा हुआ हो। समझिए आप,
जिसकी वाणी मीठी हो और जिसका काम परिश्रम से भरा हुआ हो, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त होता हो, मतलब जिनकी वाणी अगर मीठी होगी, काम परिश्रम से भरा होगा, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी का आशीर्वाद तो उनके पास होगा। लेकिन जो धन दान करने में प्रयुक्त होते हों, प्रसन्नता से धन दान करते हों, उन्हीं का जीवन सफल माना जाता है। जिनके बोलने मात्र से लाठी चलने जैसी चोट पहुंचती हो, जिनकी जुबान खोल देने से ही बबूल के कांटे जैसे शरीर में चुभने लगते हों, वैसे कर्कश वाणी का जीवन सफल नहीं बताया गया है। जो श्रम करना ही नहीं चाहता हो, जो आलस्य से भरा हुआ हो, विभिन्न प्रकार के बहाने बनाते रहता हो, कुतर्की हो गया हो, ऐसे मनुष्य का भी जीवन सफल नहीं माना जाता है। और जो दान तो देता हो, रो करके दान देता हो, सामाजिक मजबूरी में आकर के दान देता हो, पारिवारिक प्रेशर में आकर के दान देता हो, डरते डरते कांपते कांपते बिना मन का दान देता हो, ऐसे जीवन को भी सफल नहीं माना जाता है। तो सफल जीवन कौन सा है? जिस मनुष्य की वाणी मीठी हो, जिसका काम परिश्रम से भरा हुआ हो और जिसका धन दान करने में प्रयुक्त होता है, उसका जीवन सफल माना गया है। ये आपका अपना YouTube चैनल है SGKG स्टडीज। इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर किया करें, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पास मटेरियल की कमी लग रही है, जिन तक ये पहुंच नहीं पा रहा है। आप उन तक पहुंचाइए, उनको भी मौका दीजिए कि वो भी अपने कंपटीशन की तैयारी कर सके, अपने ज्ञान का वर्धन कर सके। ऐसे देखिए यहाँ पर ऐसे लाइक करते हैं, और अगर आपके मन में कुछ भावनाएं हैं, अगर आपको क्लास सही लगते हैं तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सही लग रहा है। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि ऐसे करते तो और भी अच्छा लगता, वो भी आप डालिए, उसके अनुसार हम मॉडिफाई करेंगे क्लासेस को। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो आपको करना बनता ही है, यहाँ पर टच करने से सब्सक्राइब हो जाता है। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22 है, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। नमस्कार।